तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू स्टोरी के साथ। तो नाजरीन, इस स्टोरी में एक अनोखी चीज़ हुई है जो हम आपको कहानी के लास्ट में बताएंगे। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। कराची की एक गली जहां सूरज की रोशनी भी झिझक कर उतरती थी, वहां एक झुग्गी के बाहर एक दुबला पतला लड़का फटे पुराने कपड़ों में बैठा कचरे में से प्लास्टिक चुन रहा था। उसका नाम था अली। 14 साला अली के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो दुनिया के राजों से वाकिफ हो मगर खुद बेखबर हो। जल्दी कर अली, कल वाले प्लास्टिक वाला तुझे पीछे छोड़ देगा, उसकी माँ फातिमा ने झुग्गी के अंदर से आवाज़ दी। जी माँ, अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और एक बोतल थैले में डाली। यही अली का रोज़ का मामूल था, कचरा चुनना, उसे बेचना, कुछ पैसे लाना और रात को माँ के साथ थोड़ा सा खाना खाकर सो जाना। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अली सिर्फ कचरे में बोतलें ही नहीं ढूंढता था, बल्कि किस्मत के इशारे भी ढूंढता था। उस दिन शाम को जब अली वापस आ रहा था तो उसने उसी गली के कोने में एक अजीब सा चमकदार लॉकेट देखा। वो लॉकेट इतना खूबसूरत था कि अली की आंखें चंदिया गईं। उसने फौरन उसे उठाया, मट्टी साफ की और हैरत से देखने लगा। शायद किसी अमीर की चीज़ है, लेकिन इसे पहचानने वाला यहाँ कौन है? उसने लॉकेट को गले में पहन लिया। उसे लगा जैसे एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई हो। उसी रात अली को ख्वाब आया। ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स जो शाही लिबास पहने हुए था कह रहा था, ऐ मेरे वारिस, तेरी पहचान छीनी गई, मगर तकदीर खुद तुझे याद दिला रही है। तू वो है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, तेरा वक्त आ गया है। अली चीख कर उठा, पसीने में शराबूर और दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या ख्वाब था? मगर अगले दिन से अली की ज़िंदगी बदलने लगी। कराची के इलाके उरंगी टाउन में अगर कोई नाम सुनकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे तो वो था राजू लाला। 6 फीट का कद, मोटे सोने की चैन और हाथ में हमेशा चमचमाता हुआ हथौड़ा। जिसकी तरफ उंगली उठाता वो अगली सुबह या तो मोहल्ले से गायब होता या अस्पताल से। राजू लाला का कब्जा मोहल्ले के हर छोटे दुकानदार, नबाई, सब्जी फरोश और यहाँ तक के कचरा चुनने वालों पर भी था। भत्ता ना देने पर दुकान जलेगी या हड्डियाँ। उस दिन अली अपने थैले में प्लास्टिक और कागज़ भरकर जैसे ही रास्ते पर कदम रखा, सामने से राजू लाला के आदमी आ गए। ओ छोटे, नया बंदा लगता है, इधर का हफ्ता किधर है? कौन सा हफ्ता? अली ने हैरानी से पूछा। ओए, ऐसे बन रहा है जैसे राजू लाला को नहीं जानता। कल से पहले 200 रुपये ले आना, वरना तेरा ये कचरा जमा करने वाला काम भी बंद करा देंगे। अली कुछ ना बोला, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। उसी रात वही लॉकेट जिसे अली ने गले में डाला था फिर से चमका। अली को एक और ख्वाब आया। इस बार वही बूढ़ा आवाज़ में गुस्सा लिए बोला, तू मेरे खून का वारिस है, बादशाहों की नस्ल से है। खौफ तेरा हक है और हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। अली सुबह उठा तो कुछ बदला बदला था, ना वो डरा ना घबराया। अगले दिन वही राजू लाला मोहल्ले में आया, अपनी गाड़ी से उतरा और गुस्से से बोला, कौन है जो मेरा नाम सुनकर भी हफ्ता नहीं दे रहा? अली बगैर हिचकिचाए सीधा राजू के पास गया। तुम्हें कुछ चाहिए? अली की आवाज़ में सुकून था मगर आंखों में आग। राजू के साथ मौजूद गुंडे पहले हंसे, फिर जैसे किसी नज़र ना आने वाली ताकत ने उनकी हंसी रोक दी। राजू लाला ने करीब आकर अली का कंधा पकड़ा और उसी लम्हे लॉकेट चमका। राजू का जिस्म कांपने लगा, आंखें फैल गईं, चेहरा जर्द हो गया, जैसे उसे किसी ऐसी ताकत का सामना हो जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तू कौन है? राजू की आवाज़ लरज़ रही थी। अली ने सिर्फ इतना कहा, जिसका हिसाब लिया जाए वो गरीब नहीं होता, और जिससे किस्मत डरे उससे गुंडे भी डरते हैं। राजू लाला के सामने 50 लोगों के मजमा में अली वापस मुड़ा और चला गया। लोग हैरान थे। राजू का चेहरा सफ़ेद था और अगले दिन से राजू लाला ने उस गली का रुख नहीं किया। राजू लाला की खामोशी ने मोहल्ले में एक अजीब सी सरगोशी पैदा कर दी थी। क्या अली कोई जादूगर है?
शायद उसके पास कोई रूहानी ताकत है। अरे भाई, राजू लाला जैसे गुंडे ने अगर उसके सामने हार मानी है तो कुछ तो बात है। अली हर दिन सुबह जल्दी उठता और अब सिर्फ प्लास्टिक नहीं चुनता था, वो उन निशानों की तलाश में था जो लाकट से जुड़े थे। उसका दिल अब कुछ और चाहता था, कोई और रास्ता, कोई और मकसद। एक दिन वो पुरानी कुतुब बेचने वाले एक स्टॉल पर रुका जहां एक बूढ़ा किताब फरोश बैठा था। अली ने लाकट बाहर निकाला और पूछा, कभी ऐसा कुछ देखा है? बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हाथों से लाकट देखा और कहा, ये तो सल्तनत नूरिस्तान का शाही निशान है। नूरिस्तान? वो कहाँ है? अली ने हैरत से पूछा। वो एक पुरानी बादशाहत थी जो आज से कई साल पहले ख़त्म हो गई। उसके बादशाह को मार दिया गया, उनकी नस्ल गायब कर दी गई, लेकिन कहते हैं कि एक बच्चा बच गया था, उसके गले में यही लाकड़ था। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये मैं हो सकता हूँ? किताब फरोश ने सर हिलाया। मुमकिन है, और अगर ऐसा है तो तुम्हारी तलाश तुम्हें किसी बड़े राज तक ले जाएगी। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो दुश्मन भी हो सकते हैं। उसी रात अली ने फैसला किया कि वो नूरिस्तान के आसार की तलाश करेगा। अगली सुबह वो शहर के कदीम इलाके में पहुंचा जहां कभी एक महल के खंडरात हुआ करते थे। वहां पहुंचकर उसे एक पुराना दरवाज़ा मिला जिस पर वही निशान कुंदा था जो उसके लाकट पर था। यहाँ कुछ है। अली ने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा धीरे से चरचराते हुए खुल गया और सामने एक तारीख राहदारी थी। अंदर दाखिल होते ही एक रोशनी लाकट से निकली और दीवार पर शाही नस्ल का शिजरा नमूदार हुआ और सबसे आखिरी नाम पर रोशनी जाकर रुक गई, अली नूरुद्दीन। अली नूरुद्दीन, वो ज़ेरे लब बोला, क्या यही मेरा असल नाम है? जैसे ही वो शजरा देख रहा था, पीछे से एक साया नमूदार हुआ। बिला आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए शहजादे। आवाज़ भयानक थी। अली ने मुड़कर देखा, एक काला लिबास पहने सुर्ख आंखों वाला शख्स जिसे किताब फरोश साया कहकर याद करता था। ये वही था जो नूरिस्तान के बादशाहों का कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहता था। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। अली के लाकट से एक नीली रोशनी निकली और उसके इर्द गिर्द एक हिफाजती दायरा बन गया। जैसे ही साय ने हमला किया, लाकट की रोशनी जोर से फटी और पूरी राहदारी नीले नूर से भर गई। अली के कदम खुद ब खुद हरकत करने लगे, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसके जिस्म में एक ताकत जाग उठी थी जिसका उसे खुद भी अंदाजा न था। तुम अपने बाप जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो शहजादे। वो भी उसी रोशनी पर भरोसा करता था। साया गुर्राया। अली ने लाकट को हाथ में थामा और जैसे ही उसने उसे जमीन से जोड़ा, रोशनी ने एक शफाफ तलवार की शक्ल इख्तियार कर ली। मेरा बाप कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ उसने छोड़ा मैं उसकी हिफाजत करूंगा। अली की आवाज़ गूंजने लगी। साय ने अपने साय से खंजर निकाला और झपट कर अली पर वार किया। अली ने तलवार आगे बढ़ाई और पहली बार उसका वार किसी चीज से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ, राहदारी हिल गई, मट्टी और धूल उड़ने लगी। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अली के हाथों में वो महारत आ गई थी जो नस्लों से बादशाहों को मुंतकिल होती आई थी, लेकिन फिर भी वो पहला वार खालिस ताकत से नहीं, ईमान से लड़ रहा था। साय ने एक मौका पर उसे धक्का देकर दीवार से दे मारा। अली का कंधा जख्मी हो गया, खून बहने लगा। देख लिया तुम्हारी रोशनी कितनी कमज़ोर है, साया चिल्लाया। अली ने हाँफते हुए कहा, रोशनी कमज़ोर नहीं, वो बस अंधेरे का इम्तिहान लेती है। और फिर लाकट एक बार फिर चमका। इस बार रोशनी सिर्फ तलवार से नहीं निकली, वो अली के इर्द गिर्द पूरे दायरे में फैल गई, जैसे एक धुंध जिसमें सच और झूठ अलग हो जाते हैं। साय ने चीख कर आंखें बंद की। ये रोशनी नहीं, ये नामुमकिन है, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका। अली ने ज़ोर से कहा और तलवार को ज़मीन में गाड़ दिया। रोशनी की एक लहर साया को लिपट में ले गई। उसके जिस्म के साए बिखरने लगे। वो चिल्लाकर राहदारी के अंधेरे में गुम हो गया। अली जंग जीत चुका था, लेकिन अली के ज़ख्म गहरे थे। जिस्म का ज़ख्म तो भर जाएगा, लेकिन दिल के ज़ख्म कौन भरे? कि वो आखिर कौन है, उसके माँ बाप कौन थे, उसने क्या खो दिया, वो दर्द बाकी था। उसने पहली बार अपने आंसू छुपाए। अगर मैं बादशाह का बेटा हूँ तो फिर मैं यतीम क्यों हूँ? उसने लाकट को देखा और उसमें से एक नया हिस्सा खुला, एक छोटी सी चाबी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। अली जख्मी कंधे के साथ खंडरात से बाहर निकला। लाकट की चाबी उसके हाथ में थी।
اس ने उस चाबी को गौर से देखा। धात पर छोटे छोटे हरूफ खुदे हुए थे, कसरे रोशनी। अली ने सोचा, ये कहाँ है? उस रात अली को फिर ख्वाब आया। इस बार वो बूढ़ा नज़र नहीं आया, बल्कि खातून सफ़ेद लिबास में जिनकी आंखें अली जैसी थीं। बेटा, कसरे रोशनी वो जगह है जहाँ तुम पैदा हुए थे। तुम्हारा झूला, तुम्हारा पहला हंसना, तुम्हारा पहला कदम, सब वही है। वहाँ वो ख़जाना है जो तुम्हारे हक़ की कुंजी है, और वो चाबी दरवाज़ा खोलेगी। लेकिन जो तुम्हें मिलेगा वो या तो तुम्हें बादशाह बना देगा या तुम्हें खो देगा। अगली सुबह अली ने पुराने नक्शों की दुकान पर जाकर कसरे रोशनी के बारे में पूछा। एक नक्शा फरोश ने झिझकते हुए एक गिर्द आलूदा नक्शा निकाला। ये जगह शहर से बाहर है, एक छोटे पहाड़ पर जहाँ कभी नूरिस्तान का असली किला हुआ करता था। अब तो बस खंडरात हैं, और कुछ लोगों का कहना है वो जगह मनहूस है। अली मुस्कुरा दिया। मनहूस तो वो जगह है जहाँ सच छुपे हों। रास्ता मुश्किल था। अली के साथ अब चंद वफादार साथी भी हो चुके थे। वो लड़के जो पहले कचरा चुनते थे अब उसे भाई कहते थे। उनमें से एक रहीम सबसे बहादुर था। जहाँ तुम जाओगे हम भी चलेंगे, तुम अकेले नहीं हो शहजादे, रहीम ने कहा। पहाड़ पर पहुंचकर अली ने पुराने किले के खंडरात में एक अजीब सी दीवार देखी। इस पर वही निशान था जो लाकट में था। अली ने चाबी निकाली और आहिस्ता से दरवाजे में घुमाई। दरवाज़ा धीरे से खुला और एक ज़ेरे ज़मीन कमरा सामने आया। कमरे के बीचों बीच एक संदूक रखा था। अली ने उसका ढक्कन उठाया। अंदर सिर्फ एक ख़त था, एक ताज और एक आईना था। मेरे बेटे नूरुद्दीन, जब तुम ये ख़त पढ़ो तो समझोगे तुम्हारा बाप शहीद हो चुका होगा। हमने तुम्हें दुश्मनों से बचाने के लिए गरीबों में छुपा दिया। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो पूरी कौम को दोबारा जगा सकती है। ये ताज तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ये आईना तुम्हारे असल चेहरे को दिखाएगा, जो ना सिर्फ एक वारिस है बल्कि एक रहनुमा है। अली ने आईने में देखा और पहली बार उसने अपने अंदर एक बादशाह को पहचाना। अली को अपना असल मकाम, अपना वारसा और अपनी शनाख्त मिल चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो इस वारसे को संभाल पाएगा? क्या दुश्मन खामोश बैठेंगे? क्या अवाम उसे अपना बादशाह मानेंगे? अगले बाब में उठता हुआ इल्म। अली को ना सिर्फ लड़ना होगा बल्कि अब उसे क़यादत भी करनी होगी, एक कौम की जिसने बरसों अंधेरे में ज़िंदगी गुजारी है। शहजादे का सर पर ताज रखना आसान नहीं, लेकिन उसे ज़मीन पर गिरा देना सबसे बड़ी गद्दारी है। ये अल्फाज अली ने खुद से कहे थे जब उसने कसरे रोशनी में ख़जाने से वो ख़त पढ़ा। अब वक्त था कि वो अपनी शनाख्त को छुपाए नहीं, जाहिर करे। अली, रहीम और बाकी लड़कों ने कसरे रोशनी के खुफिया हिस्से की सफाई शुरू कर दी। वो कमरे, दीवारें और रास्ते जो सदियों से बंद थे अब खुलने लगे। एक ज़ेरे ज़मीन कमरा ऐसा भी था जिसमें परचम रखे थे, नीले रंग का इल्म, सुनहरी सूरज के साथ जिस पर दर्ज था। अली ने अलम अपने हाथों में थामा और पहली बार आंसू उसकी आंखों से छलक पड़े। ये मेरे बाप का अलम है, अब ये मेरा है। रहीम ने एक पुरानी रेडियो की मदद से पैगाम रिकॉर्ड किया। ये पैगाम उन सब के लिए जो नूरिस्तान के वारिस हैं, वो जो भूल चुके हैं कि वो किसी सल्तनत के बाशिंदे थे। अली नूरुद्दीन वापस आ चुका है। ये पैगाम आहिस्ता आहिस्ता कराची के मुख्तलिफ हिस्सों, छोटे देहातों और पुराने नूरिस्तानी इलाकों में फैल गया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ रोने लगे। क्या वो सच में वापस आ रहा है? क्या अब कोई हमें इज्जत से जीने का रास्ता दिखाएगा? दूसरी तरफ साया पूरी तरह फना नहीं हुआ था। वो एक और रूप में वापस आया। इस बार वो तना ना था। वो कराची के बड़े गुंडों, सियासतदानों और करप्ट अफसरान से मिला। अगर वो बच्चा बादशाह बन गया तो हम सब के तख्ते उलट जाएंगे। एक खुफिया मुहादा तय हुआ, नूर की वापसी रोकी जाए किसी भी कीमत पर। एक रात अली ने कसरे रोशनी के ऊंचे सतून पर खड़े होकर नूरस्तानी परचम लहराया। नीचे आवाम जमा थी, कुछ सौ, कुछ हजार, फिर हजारों। एक नौजवान ने चीख कर कहा, हमें रहनुमा चाहिए। दूसरे ने कहा, हमें वो चाहिए जो हमें याद दिलाए कि हम कमज़ोर नहीं। अली ने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा निजात दिंदा नहीं, मैं तुम्हारी पहचान हूँ। तुम जो बरसों से दबे हो, तुम ही असल बादशाह हो। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सब मिलकर एक नई नूरिस्तान बना सकते हैं, ऐसी सल्तनत जो सिर्फ रोशनी पर कायम हो। आवाम ने नारे बुलंद किए, नूरिस्तान जिंदाबाद, अली हमारा रहनुमा।
अली ने जो पैगाम दिया वो सिर्फ आवाम तक नहीं पहुंचा था, वो उन लोगों के कानों तक भी पहुंचा था जो इक़्तिदार के नशे में थे। कराची के एक पोश इलाके में एक खुफिया मीटिंग हो रही थी। लंबी मेज़ के गिर्द बैठे थे सारे। दादा नवाब, पुराना सियासी बदमाश जिसके कब्ज़े में दर्जनों बस्तियां थी, खालिद वज़ीर, मीडिया का बादशाह जो खबरें छुपाता भी था और बिकता भी था, और साया जो अब इंसानी रूप में जैद खान कहलाता था, एक अरबपति ताजिर, असल में अली के बाप का कातिल। जैद खान ने मेज़ पर मुक्का मार कर कहा, अली को अब्र उठाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो एक झुग्गी से निकला था, वहीं दफन होगा। दादा नवाब ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर चाल चलो, लोगों के दिल जीतने से पहले इनका यकीन तोड़ो। अगले दिन मुल्क के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। खुद को बादशाह कहने वाला एक झूठा फ़कीर, अली नूरुद्दीन अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला नया फतूर, झुग्गी से शाही महल तक का फरार। लोग हैरान हो गए, कुछ यकीन करने लगे, कुछ डगमगाने लगे। अली के चाहने वालों में बददिली फैलने लगी। शायद वो वाकई बस एक झूठ है। क्या हमने फिर गलत रास्ता चुना? एक दिन रहीम, अली का सबसे करीबी साथी, अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसकी वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो कह रहा था, अली झूठा है, इसने हमें इस्तेमाल किया, सब कुछ ड्रामा था। मैं शर्मिंदा हूँ उसका साथ दिया। यह वीडियो देखकर अली अंदर से टूट गया। रहीम, तुम भी? पर उसे मालूम ना था कि ये वीडियो जैली थी। रहीम को अगवा करके उसकी शक्ल पर डैप फेक तकनीक से ये वीडियो तैयार की गई थी। कसरे रोशनी के दरो दीवार भी जैसे खामोश हो गए थे। वफादारों की तादाद कम होने लगी। नौजवान मायूस होने लगे। एक रात अली तन्हा बैठा था। उसने ताज को देखा और फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इन सब के काबिल हूँ? क्या मेरी रोशनी झूठी है? क्या मेरी रोशनी झूठी है? अचानक उसे अपने वालिद की आवाज़ याद आई। ख़त की आखिरी लाइन, याद रखो बेटा, दुश्मन तुम्हारी सच्चाई पर वार नहीं करेगा, वो तुम्हारे यकीन पर हमला करेगा। ये जुमला अली के अंदर एक चिंगारी बन गया। अगली सुबह अली खुद मीडिया के सामने आया। हाँ, मैं झुग्गी से उठा हूँ। हाँ, मेरे कपड़े किसी शहजादे जैसे नहीं, लेकिन मेरी सच्चाई खालिस है और मेरे लोगों का दर्द असल दर्द है। उसकी आवाज़ आवाम तक फिर पहुँची। मैं यहाँ इक़्तिदार के लिए नहीं, याद दिलाने आया हूँ कि तुम बादशाह हो। मेरा झूठ अगर झूठ हो तो मेरा लाकट क्यों चमकता है? मेरी तलवार क्यों रोशनी लाती है और मेरी आवाम के दिल क्यों धड़कते हैं? अली ने दुश्मन की पहली बड़ी साजिश को हौसले और सच्चाई से तोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ पहला वार था। रात की तारीकी में कसरे रोशनी के तहखाने में एक पुराना संदूक खुला। अंदर एक कीमती खंजर और एक नक्शा था जिस पर खून से लिखा था, रहीम जिंदा है लेकिन वक्त कम है। अली ने वो नक्शा देखा। ये शहर के मज़ाफ़ाती इलाके कोटरी बंगला की तरफ इशारा कर रहा था। ये एक ऐसी जगह जहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां जैद खान का पुराना फैक्ट्री कंपाउंड था जो अब साया का किला बन चुका था। अली ने अपने साथियों को बुलाया। उनमें कुछ अब डगमगाए हुए थे। ये तो खुदकुशी है अली भाई, साया का कंपाउंड फुला-दी है, गार्ड्स, कैमरे, हथियार, हम कैसे बचाएंगे रहीम को? अली ने तलवार उठाई और नरमी से कहा, जो दोस्त अपनी जान मेरे लिए ख़तरे में डाले, क्या मैं उसे अंधेरे में छोड़ दूं? अगर एक भी शख्स मेरे साथ चले तो मैं उसके साथ रोशनी लेकर जाऊंगा। चंद आंखें भीग गईं। 8 लड़कों ने एक साथ कहा, हम तुम्हारे साथ हैं शहजादे। रात के दूसरे पहर अली और उसके साथी कंपाउंड के करीब पहुंचे। अंधेरा, खामोशी और दूर से सिक्योरिटी की सुर्ख लाइटें, सब कुछ दबा हुआ पर खतरनाक। अली ने लाकट को मुट्ठी में लिया और कहा, अगर ये मेरे खून की पहचान है तो मुझे अंधेरे से गुजरने दे। लाकट हल्का सा चमका और अली को फैक्ट्री के खुफिया रास्ते का अंदाज़ा हो गया। एक पुराना ज़मीन पर रास्ता जो शायद किसी वक्त माल ले जाने के लिए बनाया गया था। वो उसी रास्ते से अंदर घुस गए। फैक्ट्री के तहखाने में अली ने एक चीख सुनी, अली बचा लो। ये रहीम की आवाज़ थी, वो जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके सामने खड़ा था जैद खान, जो अब साया बन चुका था, लेकिन उसका चेहरा साफ बेरहमी से सजा हुआ। तो आ गया शहजादे, साया ने कहा, दोस्ती की मौत देखने। अली आगे बढ़ा। दोस्ती को मारना आसान नहीं, खास तौर पर जब वो खून में हो। जैसे ही अली ने तलवार खींची, साया ने एक काली छड़ी निकाली जो साये से बनी थी। दोनों की तलवारें टकराई और धमाका हुआ, आग भड़क उठी, कंपाउंड के सतून हिलने लगे। साये ने जोर से कहा, तू अपनी रोशनी से अंधेरे को मिटा देगा, मैं खुद तेरे साये में छुपा हूँ। अली ने चीख कर जवाब दिया,
तभी तो जानता हूँ कि कहाँ वार करना है। एक लम्हे में अली ने तलवार नीचे से वार की, साया पीछे हटा और उसी लम्हे रहीम ने अपने पाँव से एक आईनी सलाख उठाकर जंजीरों को तोड़ डाला। रहीम आज़ाद हो गया। साथियों ने बाकी गार्ड से निमट लिया। साया पीछे हटने लगा। ये ख़त्म नहीं हुआ नूरुद्दीन। नहीं, अली ने कहा, अभी शुरू हुआ है। सुबह का सूरज चमका। कसरे रोशनी के दरवाजे फिर खुले। अली वापस आया अपने दोस्त के साथ, अपने सच के साथ, एक नई फतह के साथ। लोगों के दिलों में शक ख़त्म हो रहा था। अब वो सिर्फ शहजादे को नहीं देख रहे थे, अब वो देख रहे थे एक लीडर, एक भाई, एक मुहाफ़िज़। रहीम बच गया। दुश्मन को पसपसाई हुई, लेकिन साये ने कहा था यह ख़त्म नहीं हुआ। रात के आखिरी पैर अली कसरे रोशनी की सबसे ऊंचे मीनार पर बैठा था। नीचे अंधेरे में चिराग जल रहे थे। फिजा में सुकून था, लेकिन उसके दिल में तूफ़ान। रहीम उसके करीब आया, कंधे पर हाथ रखा। अब दुश्मन कमज़ोर है अली भाई, अब हम जीत सकते हैं। अली खामोश रहा। वो जानता था असल जंग अभी बाकी है, क्योंकि साया वापस ज़रूर आएगा और उसके साथ आएगा एक ऐसा सच जो शायद सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह कसरे रोशनी के पुराने कुतुब खाने में एक मुलाजिम को एक पुरानी किताब के अंदर एक मोहरबंद ख़त मिला। मुहर पर वही निशान था जो अली के लॉकेट पर था, मगर एक फ़र्क था। एक और लॉकेट का निशान पर स्याह रंग का। ख़त में लिखा था, अली नूरुद्दीन, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो वक्त आ चुका है तुम जान सको कि तुम्हारा दुश्मन दरअसल कौन है। साया तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा चचाजाद भाई है। जैद खान, जिसे तुम साया कहते हो, वो नूरिस्तान के दूसरे वली अहद का बेटा है, तुम्हारे वालिद के साथ जिसका बचपन गुजरा, मगर जिसका दिल जलता रहा क्योंकि ताज तुम्हें मिलने वाला था, उसे नहीं। वो वारिस नहीं बन सका, इसलिए साजिशी बन गया। अली के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। तो वो मेरा अपना खून है। इस वक्त कसरे रोशनी की राहदारी में धमाका हुआ। एक गार्ड ज़ख्मी हालत में दौड़ता हुआ आया। शहजादे, दुश्मन अंदर घुस आया है। अली दौड़ा, तलवार थामी और दरवाजे के बाहर जैद खान खड़ा था, अकेला मगर मुस्कुराता हुआ। तो आखिर तुम्हें मालूम हो ही गया, जैद खान बोला। क्यों? अली की आवाज़ में दर्द था। तुम भाई होकर दुश्मनी की। जैद की आंखों में चमक आई, क्योंकि सब कुछ तुम्हें दे दिया गया, मोहब्बत, ताज, पहचान, लाकट, और मुझे बस अंधेरा। तो मैं वही बन गया जो मुझे दिया गया, साया। अली के हाथ में तलवार थी, मगर वो नहीं चाहता था कि ये जंग खून से जीते। उसने कहा, अभी भी देर नहीं हुई, आओ नूरिस्तान को मिलकर दोबारा बनाए। ताज तुम चाहो तो तुम्हारा, बस जंग ख़त्म करो। जैद खान की आंखों में लर्ज़िश आई, लेकिन फिर एक आवाज़ आई, साये के पीछे गार्ड ने कसर पर हमला कर दिया। तो फैसला तुमने कर दिया, अली ने कहा और तलवार बुलंद कर दी। कसरे रोशनी की राहदारियों में लड़ाई छिड़ चुकी। रहीम अली के साथ लड़ रहा था। जैद खान और उसके वफादार सायों की फौज कसर के दरवाजे तोड़ रहे थे। धुआं, चीखें, खून, और एक लम्हे में अली और जैद खान आमने सामने आ गए। तुम मेरे भाई हो, अली ने कहा, और ये आखिरी मौका है। जैद खान ने वार किया, अली ने रोका। तलवारें चमकी, चिंगारियां उड़ी। फिर अली ने एक वार किया, ऐसा वार जो मार निहत्ता, बस ज़मीन पर गिरा देता। मैं तुम्हें ख़त्म नहीं करूँगा, तुम मेरा खून हो, लेकिन अगर तुम फिर लौटे तो मैं अपना खून भी बहा दूंगा कौम की खातिर। जैद खान ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर लेट गया और इस बार खामोश रहा। अली ने फैसला किया कि जैद खान को कत्ल नहीं करेगा। उसे खुफिया कोठरी में कैद किया गया, कसरे रोशनी के नीचे, जहाँ रोशनी का उम्र सकूत ज़्यादा था। रहीम ने पूछा, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? अली ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा जंग इक़दार से नहीं, अंधेरे की फितरत से है, और शायद कभी वो खुद भी रोशनी को कबूल कर ले। सुबह का पहला सूरज कसरे रोशनी के गुंबद पर चमक रहा था। अली अपनी तलवार को कंधा देकर खड़ा था और इसके सामने उसके लोग जमा थे, वही लोग जिन्होंने उसकी क़यादत में उम्मीद देखी, जंग देखी और फतह का जश्न मनाया। नूरिस्तान के मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों ने अली को ताज पहनने की पेशकश की। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई ने हमें नूर दिया है, तुम ही हमारे बादशाह बनो। अली ने खामोशी से ताज को देखा। ये वही ताज था जिसे उसके वालिद ने बरसों पहले पहना था और जिसका वज़न अब उसके कंधों पर आने वाला था। लेकिन अली ने कहा, बादशाह वही होता है जो तख्त पर बैठकर हुक्म देता है, मगर मेरा काम लोगों को वो ताकत देना है कि वो खुद अपने फैसले करें। उसने एक बड़े कागज़ पर कलम उठाया और लिखा, नूरिस्तान का आइंदा दस्तूर, आवाम का हक, आवाम का फैसला, हम सब बराबर हैं
سب کا حق ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھیں۔ علی نے اپنی جگہ ایک کونسل بنائی جس میں ہر طبقے، ہر گلی اور ہر دیہات کا نمائندہ شامل تھا۔ یہ کونسل مل کر ملک کے فیصلے کرے گی، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی جبر نہیں۔ علی نے کہا، یہ میرا تاج ہے، یہ تمہارا تاج ہے، یہ ہمارا نور ہے۔ نورستان کی دیواروں پر روشنی پھیل گئی، پر یہ روشنی اب صرف ایک شخص کی نہیں تھی، یہ روشنی سب کے دلوں میں تھی، سب کے ہاتھوں میں تھی۔ علی نے اپنی تلوار زمین پر رکھ دی اور اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، میں ایک بادشاہ نہیں ہوں، میں تم سب کا ساتھی ہوں، ساتھ چلیں، مل کر ایک نیا نورستان بنائیں۔ یوں ہی ایک غریب لڑکے سے شروع ہونے والی کہانی، جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا امیر ہے، وہ ایک قوم کی امید بن گئی۔ وہ گنڈے جو پہلے اس سے ڈرتے تھے اب اس کی عزت کرتے تھے، کیونکہ علی نے نہ صرف تخت جیتا بلکہ دل بھی جیتے۔ اور یہی ہے حقیقی طاقت، جب روشنی سب کے لیے اور سب اپنی روشنی میں چمکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ خدا